अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। कोहबर की शर्त, इस बेहतरीन उपन्यास का अगला अंक लेकर मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका द्वार संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल लेकर बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवा कर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिलाकर उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना, ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधों पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना, घर द्वार दोनों की देख रेख में ओंकार टंग गया। निरोग रहने पर काका द्वार के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वो बीमार क्या पड़े। ओंकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पढ़ाई चाची के आ जाने से चुप लगा गए। कहा है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही, काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा जी के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे। चुप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा? चाची कुछ कड़ी हो कहने लगी। आगे नात न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी को सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी, उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर फिर चाची बोली, बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने में खांसी बुखार काबू नहीं आया तो देर करने से क्या फ़ायदा? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा। सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो, रुपया हमसे ले लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गईं और काका की ओर ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरी के हकदार हो। इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलक हरू भी तो आए कि ब्याह हो ही जाए। घर द्वार की चिंता करो। तिलक हरू तो द्वार खोद मारें, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे ही थोड़ी देगा। लोग जाने भी तो घर पर किसी बड़े बूढ़े की छां है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं है। घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज़ लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तभी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलवाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के चंदन के समोरिया दशरथ को लगा दिया। चंदन डोंगी के असली फेंग पर बैठा। दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने दीपा सत्ती चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सावर सावर उमरी में बराबर बाड़े,
केहू नहीं खेलौकत मझोल, हाय रे जियरा हाय। दशरथ के आलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वो 10-12 लग्गियां और तेज मारने लगा। जल्दी ही नाव चौबे छपरा पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमच गई। तेज गति से नाव के किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए। वे नाव में बैठे दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक बटलोही से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभरा कर उठ गईं। अरे अरे अरे, एकदम से आन्हर हो का? पातर लग्गी है, लचक गई, सद न सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में आती नहीं तो लग्गी मारने क्या चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फाड़ का सेटा कमर में लपेटे, फुप्ती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोही के पेंदे की कालिख लगाए क्रोध में भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंक दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा और चंदन डोंगी में लग्गी फंसा हुआ अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव की अगली फेंक की ओर बढ़ रहा था। एकाएक उसका पैर फिसला। अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटें पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गई। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, वैद्य जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के बाप ही तो वैद्य जी हैं, लेकिन घर किस टोले में है? है तो पूर्वी टोले में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंघाट पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर की राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से ले जाना है। अगर यही साथ चली चलती तो। चंदन ने कुछ पार्थिव स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपने काम की जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर न मिलेगा। ना हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन को पीठ की तरफ से आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार भी ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई ज़रूरत नहीं है। नाव कोई चोरी थोड़ी हो जाएगी। कहीं पानी में बह ना जाए, इसी का ज़रा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैर कर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई फेड़ खूंट भी तो नहीं है। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर से बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांजकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहाकर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठाकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुसी। चंदन और दशरथ जी वैद्य जी के घर पहुंचे तो वो पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर में बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुई गुंजा दिख गई।
नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा। एकाएक चंदन द्वारा टोक जाने पर वो सहम गई। कुछ घबराती हुई एक ही सांस में वो बोली, जब लौटे थे तो समय पर थी, अब कौन जाने। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। बैद जी को बाहर निकलने में लगभग 5 से 7 मिनट लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटकी हुई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा। दशरथ ने अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन नदी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही बैद जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने बैद जी अंदर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। बैद जी से उनका हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन बैद जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद बैद जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब बैद जी ने काका से सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी तो वो उठकर बैठ गए और बैद जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए बैद जी, हकीम बैद से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई है तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई हकीम बैद रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा फेरों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे नहीं चलती। गांव वालों के बहकाने में आ गए, चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हों वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए और नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दी, खाने की पूरी विधि बता। चौथे दिन फिर आने को कहकर वो चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव के रूप को देखने चले गए। वैद जी ज्वार के 10-12 गांवों के लिए सुखैन थे। उनको दिन भर दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वो गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक गांव के लिए उन्होंने पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का दौरा वो कर लेते थे। वो एक बार घर से निकलते तो 2-3 दिन में कुछ कमा के ही लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते, कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता था जितना साल मात के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर देते हैं। बैद जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते हैं। छोटा परिवार है, पत्नी 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई है, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 साल की है। रूपा के ब्याह के लिए बैद जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव-गांव वर की तलाश किया करते थे। ओंकार उनको रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। बैद जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और फिर मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परत में जब खा पी कर गाँव के लोग जुटते, देखते देखते सांझ हो जाती थी। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम दूब भरी रहती थी।
जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस धरती पर घाम लेने के लिए बैठते थे। बच्चे दिन भर खेला करते थे। गांव का बर बिटोर यहीं होता था। पूरब और पश्चिम की टोली के बेटियों के ब्याह में तंबू का नाच यहीं गढ़ते थे। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने बाद पूरी तरह निरोग होकर काका जब पहली बार घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्यवा बेवकूफ़ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाली नंबरी गुइयाँ हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूरी लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले, तेरे बाप ने कोड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी, अनिरुद्ध फिर बोला। गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि हम तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है, या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं हुई तो बटोर। काका पहले से ही चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर और पास में बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं वैद्य जी। वही तो मांगने आज आया हूँ, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे, अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं। रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए, अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्ध, बकबक मत कर, नहीं तो देखा है ये डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल, काका बोले। सब ठीक है। अनिरुद्ध की बात आपने सुनी, वैद्य जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे, वैद्य जी ने सवाल किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से काम नहीं चलेगा, जो कहूँ उसको मानना भी होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुंह तो खोलिए। हमें अपना ओंकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी करा दूंगा। क्या राय है अंजोर? बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले। जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है, जो कुछ तो हम कुछ कैसे कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साथ के लकड़ी मारी है। काका एकदम से चित्त। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए। तो हो जाए बरिच्छा, लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले, चटमंगनी पट ब्याह। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाला और चश्मा लगा पत्रा देखते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरिच्छा कर दूं। हो जाए, ददुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी। चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चला हो राम अंजोर। ददुआ पहले से ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चल पड़े। वैद्य जी ने 51 रुपये से ओंकार की परीक्षा कर दी।